नमस्कार यार, बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। संकेत अच्छे नहीं है। अमेरिका में जिस तरीके से मंदी के संकेत गहराते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके चलते बड़ी गिरावट देखने को मिली और उसका असर भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है। भारतीय बाजारों पर आएंगे, लेकिन पहले देखेंगे अमेरिकी बाजारों में क्या हुआ। स्क्रीन पर लेकर के आइए। अमेरिकी बाजारों में बड़ी गिरावट कल देखने को मिली और डाउ नैस्डैक में जबरदस्त जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। नैस्डैक 4% गिर करके 17,467 पर बंद होता हुआ दिखाई दिया। और आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है 2022 के बाद नैस्डैक के अंदर। नैस्डैक सितंबर 2022 के बाद सबसे बड़ी गिरावट जो है देखने को मिली है। अमेरिकी बाजारों में कल हाहाकार देखने को मिला। जिस तरीके से बड़ी गिरावट का माहौल बनता हुआ वहां पर दिखाई दिया। और इस बीच नैस्डैक के अंदर, जैसा हम आपको बता रहे, करीब 4% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। सितंबर 2022 के बाद सबसे बड़ी गिरावट नैस्डैक के अंदर देखने को मिली। इसके अलावा अमेरिकी बाजारों में बाकी जगहों पे आपको बता दें कि 3,641 शेयर नैस्डैक में ऐसे रहे जो कि गिर करके बंद हुए हैं। और इसके अलावा एक दिन में नैस्डैक की मार्केट कैप में करीब 1.1 लाख करोड़ डॉलर की गिरावट देखने को मिली। करके गिरावट में S&P 3% टूटा है और 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे फिसलता हुआ दिखाई दिया। डाउ जोन्स में भी 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। तो अक्रॉस द बोर्ड जो है अमेरिकी बाजारों में हमने देखा कल भारी सेलिंग देखने को मिली। कारण क्या रहा? मंदी की आशंका, टैरिफ, जिस तरीके से टैरिफ वॉर का खतरा बढ़ा रहा है, उसमें ऐसा लग रहा है कि इसका असर अमेरिकी बाजारों पे ज्यादा देखने को मिलेगा, अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा देखने को मिलेगा। और इसी वजह से ये गिरावट आती हुई दिखाई दी है। और डाउ, नैस्डैक, S&P सब में हमने देखा एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। और इसके अलावा टैरिफ की अनिश्चितता से HSBC ने अमेरिकी शेयरों को डाउनग्रेड किया है। टेस्ला में 15% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली और ये सितंबर 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे फिसला है S&P, और जहां पे 3.25% की गिरावट रही। डाउ में 4% की गिरावट, नैस्डैक में 4% की गिरावट, डाउ में 2% की गिरावट देखने को मिली है। तो ये स्थिति रही है अमेरिकी बाजारों में, जिसका असर एशियाई बाजारों में खुला दिखाई दिया। भारतीय बाजार नेगेटिव खुले, लेकिन अब भारतीय बाजारों में रिकवरी है। निचले स्तरों से काफी शानदार रिकवरी भारतीय बाजारों के अंदर हम देख रहे हैं। जो है काफी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। और अब 67 अंक नीचे इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ 22,314 का लो लगाने के बाद 22,393 का स्तर देखने को मिल रहा है। तो लोअर लेवल से 70-80 अंकों की रिकवरी निफ्टी के अंदर है। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी रिकवरी है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी भी बियर के पक्ष में। 1927 शेयर ऐसे हैं जो गिर के कामकाज कर रहे हैं और महज 596 शेयरों में बढ़त देखने को मिल रही है। चलिए आज के खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं प्रदीप हल्दर जी। प्रदीप जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। और आपने सबसे पहले आशंका जताई थी बाजार में जो ये रिकवरी है, ये एक आगे चल करके दबाव बनेगा, वो बनता हुआ दिखाई दिया। कारण जो भी रहा हो सर, लेकिन आपकी प्रिडिक्शन, आपका जो चार्ट का पढ़ने का तरीका है, वो बिल्कुल सटीक निशाने पर बैठा। आप आज के बाजार को देख करके क्या करें? आज जो निचले स्तरों से रिकवरी आ रही है, उस पर आपकी टिप्पणी। सर देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि 22,700 एंड 22,800, जैसा कि आपने बताया, मैंने पहले ही बोला था कि उस जोन तक जा सकता है, मुझे ऐसा लगा था। लेकिन अभी जो 22,400 के आसपास चल रहा है और 22,314 के आसपास एक लो लगाया आज, मुझे लगता है कि सर एक बार 22,000 के आसपास ना सपोर्ट है। 22,000 आज के डेट के लिए इंपॉर्टेंट है। 22,300 अगर 22,300 ब्रेक होता है तब तो और नीचे जा सकता है। लेकिन मेरा मानना ये यहाँ पर भी जो एक नेगेटिव संकेत ही मेरे को दिख रहा है। अच्छा सेंटीमेंट नहीं है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है और जो अलग अलग न्यूज एवरीडे कुछ ना कुछ आ रहा है, ये बाजार के लिए कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। और एक चीज ना हमें याद रखना पड़ेगा कि मार्केट एक्चुअल में कब मार्केट ऊपर जाता है। जब मार्केट 4 से 3 साल ऐसा होता है कि जब जब मार्केट नीचे आता है, ऊपर जाता है, उसके बाद मार्केट नीचे आता है, तो एक टाइम करेक्शन हमेशा मार्केट आता है। टाइम करेक्शंस तो अगर मैं थोड़ा डेटा के साथ बात करूंगा, जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ था ना सर, उस टाइम पे मार्केट ऑलमोस्ट टॉप से नियर अबाउट 54% नीचे आया था। तो उस टाइम पे बाजार ने ऑलमोस्ट 2 साल 4 महीना लगाया रिकवरी टाइम। और उसके बाद जैसे .com बूम हुआ 2001 में, 2001 के आसपास, तो उस टाइम ने ऑलमोस्ट 56% मार्केट डाउनफॉल गया था और वो भी अपना ऑल टाइम हाई से।
उस टाइम भी ऑलमोस्ट 2 साल 5 मंथ लगाया था बाजार ने। उसके बाद जैसे हमने देखा कि फाइनेंशियल क्राइसिस, द लेमन एंड ब्रदर क्राइसिस इन द वर्ल्ड, बहुत लंबा चला था सर। तो 61% डाउनफॉल हुआ था मार्केट। तो उसके बाद हमने ये भी देखा कि मार्केट रिकवरी में भी टाइम लगाया, ऑलमोस्ट 1 साल 6 मंथ। तो उसके बाद हमने देखा कोविड-19 वाला क्रैश। तो कोविड-19 2020 वाला क्रैश में भी हमने देखा कि ऑलमोस्ट नियर अबाउट 38% मार्केट फॉल हुआ और मार्केट को रिकवरी टाइम लगा ऑलमोस्ट 8 मंथ। सो कोविड के बाद ये फास्ट एक डाउनफॉल है मार्केट के लिए, फास्ट क्रैश है। और मुझे लगता है ये जो अभी 3 महीना 4 महीना से चल रहा है, तो एज पर द हिस्ट्री, एज पर द डेटा सर, कहीं पे नहीं लगता कि नेक्स्ट 1-2 महीने में मार्केट ठीक हो सकता है। एटलीस्ट हमें मिनिमम 8 से 1 साल, 8 महीना से तो 1 साल वेट करना है, मतलब और भी 5-6 महीना ऐसा ही रहेगा। और मुझे लगता है कि अभी टाइम करेक्शन हुआ नहीं, तो निफ्टी का अभी जो प्राइस चल रहा है 22,400 के अराउंड के आसपास, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे टाइम करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सर ऐसा मान के चल रहा हूं, जब भी मैं शुरू से एक ही स्लोगन देते आ रहा हूं कि 21,400 21,700 एक ऐसा जोन है जो बार बार मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था नीचे आएगा, नीचे आ चुका है। अभी वहां से जो आया था शॉर्ट कवरिंग मूव था, नेक्स्ट वीक भी बोला सर 22,800, वहां से फिर से मार्केट नीचे आया। आज भी सर ये बोल के चल रहा हूं, मैं उसी दिन बाय करूंगा नेक्स्ट 5 महीने में, 6 महीने में, जिस दिन निफ्टी फिर से 21,800 22,000 मतलब 22,400 22,500 पे यहाँ पे बाइंग करने का कोई लॉजिक मुझे नहीं लगता। और जो अभी बाय करेंगे और जो भी अभी बुलिश हो जाएंगे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं और भी डाउनफॉल उनको दिखने को मिलेगा। सो एज पर द माई एनालिसिस, मैं और थोड़ा वेट करूंगा। टाइम करेक्शन चाहिए मार्केट पे, इन्वेस्टर्स को और पेशेंस चाहिए। और मैं डे शुरू से मार्केट का डाउनफॉल एकदम टॉप से मैंने प्रिडिक्ट किया, नीचे आया, फिर से डाउन से मैंने बोला ऊपर आएगा, ऊपर आया, फिर से मार्केट नीचे आया। तो कहीं ना कहीं मार्केट मेरा बात सुन रहा है, मेरा एनालिसिस ठीक हो रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं एक बार यहाँ पे वेट करूंगा। 22,000 अभी एक बहुत ही साइकोलॉजिकल लेवल है। जब तक मार्केट शॉर्ट टाइम में 22,000 के ऊपर रहेगा, तो 2-4 दिन, 2-4 हफ्ते के लिए सही रहेगा। लेकिन अगर 22,000 के नीचे गया, फिर से हमें पॉसिबिलिटीज है 21,020 उससे भी नीचे हो सकता है आ जाए। तो एक बार मैं वेट करूंगा अभी। सर आपने कहा कि 6 महीने का, आपने कहा कि अभी 6 महीने साल भर तक बाजार ऐसा रहेगा। तो ये जो लोग ट्रेडर्स हैं, जो लोग पैसे लगा रहे हैं या फिर जिनके पैसे फंसे हुए हैं, उनके लिए 6 महीने 8 महीने वो क्या करें? क्या देखते रहें बाजार को, या समय समय पर कुछ खरीदते रहें इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? उनके लिए क्या सलाह रहेगी? वो तो यही समझे कि अब अगर अभी और गिरावट है तो वेट कर लें, क्या आपकी सलाह क्या रहेगी उनको? सर मेरा सलाह यही रहेगा कि एक बार आप वेट कर जाइए। जी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बाइंग नहीं करना है, बाइंग करना है तब जब आपको अपॉर्चुनिटी एंड वैल्यू जोन मिले। आप कोई भी सेक्टर्स में, कोई भी स्टॉक्स में अगर आपको एक वैल्यू जोन मिल रहा है, तब जाके आप बाय कीजिए। अदरवाइज अच्छा रहेगा थोड़ा कैश में रहना, बिकॉज फॉलिंग मार्केट में कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करता है। और अगर आप हर दिन बाइंग सेलिंग करेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल वाला सिचुएशन है। तो मुझे लगता है एक बार सबको वेट करना चाहिए, थोड़ा मार्केट एक फॉर्मलाइज्ड, एक थोड़ा सस्टेन हो जाए, उसके बाद जाके एक फॉलो अप बाइंग दिखे, उसके बाद जाके बाइंग करना सही रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि बाइंग नहीं करना, बाइंग करना है, लेकिन स्पेसिफिक स्टॉक एंड सेक्टर में वैल्यू जोन पे करना है, करेक्शन पे करना है। और करेक्शन आपको दिख रहा है एवरी एक हफ्ता 2 हफ्ता में 2-3 दिन अभी दिख रहा है, और नेक्स्ट 6 महीने में भी दिखेगा। तो अपॉर्चुनिटी मिलेंगे तब जाके आपको करना है। चलिए, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब जाके आपको कुछ करना है, ये सलाह ये है। लेकिन अभी जो बात कर लेते हैं थोड़ी सी आज के माहौल को लेकर के। बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, सवाल भी बहुत सारे हमारे पास आए। लेकिन कल जो गिरावट देखने को मिली आईटी में ज्यादा देखने को मिली, उस पर बात करें उससे पहले साई परवीन जी ने 50 रुपए हमें भेजे हैं बोनस को, तो जरा उनका प्रश्न ले लेते हैं। आईटीसी पर जानना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म व्यू क्या है। सर आईटीसी जब से इसका डिमर्जर की बात हुई है उसके बाद से कोई खास विशेष गतिविधि रही नहीं है, चलता है, थमता है। अभी क्या अगला ट्रिगर क्या हो सकता है? अभी आईटीसी में क्या करना चाहिए लोगों को? सर मुझे लगता है आईटीसी फंडामेंटली एंड बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और लगातार लास्ट 2-3 साल से चल रहा है। एक सपोर्ट था ऑलमोस्ट 390 के अराउंड, तो अभी ऑल टाइम लो भी लगाया 52 वीक लो ऑलमोस्ट 394 के आसपास। तो मुझे लगता है उनको 390 स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। आईटीसी बहुत ही अच्छा कंपनी है, इनका होटल का बिजनेस, सिगरेट का बिजनेस, सबसे रेवेन्यू आता है।
तो मुझे लगता है उनको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना चाहिए, तो मैं पॉजिटिव हूँ आईटीसी को लेकर। चलिए अब जरा सर थोड़ी सी बात जरा आईटी पे बता दीजिए, आईटीसी के बाद आईटी पे, क्योंकि अमेरिका में जो कुछ हो रहा है उसका असर आईटी शेयरों पे ज्यादा देखने को मिल रहा है। कल हमने देखा नेस्डेक में 4% से ज्यादा की गिरावट रही, बहुत सारे दिग्गज शेयरों में काफी अच्छी पिटाई हुई और उसका असर आज भारतीय बाजारों में देखने को मिल रहा है। आईटी इंडेक्स की अगर बात करें, करीब 2%, 2.25% के आसपास की गिरावट है। सभी दिग्गज हो या मिड कैप हो, अक्रॉस द बोर्ड जो है गिरावट देखने को मिल रही है। अगर एक आईटी शेयरों पर नजर डालें तो उसमें हम देख रहे हैं कि आज इन्फोसिस 3%, विप्रो 2.25%, कोफोर्स में 1.5% से ज्यादा की गिरावट है, टेक महिंद्रा, एम्फोसिस, इन सब में जो है दबाव देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो जो सबसे ज्यादा पिट रहे हैं इन्फोसिस और विप्रो, इन दो पे आपकी राय जानना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं अभी आप? सर ओवरऑल आईटी सेक्टर को मैं लॉन्ग टाइम में पॉजिटिव हूँ, लेकिन शॉर्ट टाइम में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मैं नेक्स्ट 3 साल के लिए मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन शॉर्ट टाइम में एक डबल टॉप का जो ब्रेकआउट आया था ओवरऑल मंथली चार्ट में आईटी सेक्टर्स में, उसके बाद अभी एक रिट्रेसमेंट जोन पे आ रहा है और मंथली चार्ट पे ही 1-1.5 महीना खराब हुआ है। सो एज पर द ट्रेंड हो सकता है और भी थोड़ा यहाँ पे प्रेशर बनता हुआ दिखे, 35,000, 36,000, अभी 37,140 के आसपास चल रहा है आईटी सेक्टर, तो हो सकता है और भी थोड़ा हमें डाउनफॉल मिले यहाँ पे। और इन्फोसिस बहुत ही अच्छा कंपनी है फंडामेंटली, ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है इसके कारण अभी नीचे आ रहा है, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो एक अपॉर्चुनिटी में अभी हमें ध्यान रखना है कि बाइंग कहाँ करना है, तो अभी 1650 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है एक बार अगर कभी भी आपको 1580 एंड 1600 के आसपास मिले तब जाके आपको एक फ्रेश बाई यहाँ पे करना चाहिए। और जिनके पास है, आप यहाँ से भी अगर कभी भी 50-60 रुपीज नीचे मिलता है तो आपको एवरेज भी करना चाहिए। और विप्रो विप्रो सर टेक्निकली विप्रो थोड़ा वीक है कंपेयर टू इन्फोसिस, तो मुझे लगता है 275 अभी चल रहा है, एक सपोर्ट जोन है वो है 255 250 के अराउंड, तो मुझे लगता है 255 250 आ सकता है अगर आईटी यहाँ से भी और 1 से 1,500 पॉइंट नीचे जाता है उस केस में। तो ओवरऑल मैं लॉन्ग टाइम के लिए पॉजिटिव हूँ, जिनके पास है घबराने का कोई बात नहीं, उनको होल्ड करना चाहिए। लेकिन अगर फ्रेश बाइंग का मैं बात करूंगा तो यहाँ से भी और 20 रुपीज मैं डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो तब जाके आपको एंट्री करना है। चलिए ठीक है सर, उसके बाद जो है एंट्री का बारे में सोचा जाएगा। लेकिन सर अभी क्या दिग्गजों के साथ ही, मतलब इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, इन्हीं में जो है फोकस रखना चाहिए, मिड कैप पर नहीं? आपकी टिप्पणी कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए मिड कैप पर ऑलरेडी ना बहुत लोअर वैल्यूएशन आ गया है मिड कैप में, और अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप देखेंगे कि ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई से मोर देन 23-24% करेक्शन हो चुका है। तो मार्केट में जब भी पीटता है पहले तो मिड कैप और स्मॉल कैप को पीटा जाता है, तो मुझे लगता है कि सर ये जो करेक्शंस है निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप में मैं हुआ मेरा है मेरा ये मेरा सवाल सर आईटी को लेकर था, मिड मिड कैप आईटी की बात कर रहा हूँ कि, और क्या अगर इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसे शेयरों में रहे, या फिर परसिस्टेंट, एम्फेसिस और नीचे जाकर के वहां पे फोकस करना चाहिए, ये मैं जानना चाह रहा था। देखिए ये दोनों ना मिक्स करके चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको लीडर्स के साथ ही चलना है। परसिस्टेंट सिस्टम बहुत ही अच्छा कंपनी है और चार्ट में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए एक तो हो गया लीडर और एक हो गया लीडर का टीम मेंबर, तो परसिस्टेंट सिस्टम क्या है सर, लीडर का टीम मेंबर, तो लीडर कभी कभी टीम मेंबर परफॉर्म कर देता है तो कभी कभी लीडर परफॉर्म करता है। तो मुझे लगता है कि सर स्पेशली अगर हमको बाई करना है तो परसिस्टेंट सिस्टम भी बहुत अच्छा है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा कि लास्ट जो इंडिया का मैच हो रहा था मैं उसमें देख रहा था कि sometime your leaders talk like Kohli disappointed but teams talk like KL Rahul and Pandya gain slowly। तो हमें सर छोटा भी इंपॉर्टेंट है, बड़ा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों मिक्स करके चलना है। ठीक सर, चलिए जरा बाजार पे बात करेंगे आज, कुछ खास तौर से बैंकों पे बात करनी है आपसे, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक दो टिप्पणियां ले लेते हैं दर्शकों के प्रश्नों को लेकर के। जैसे हमारे एक दर्शक है, बहुत देर से कह रहे हैं सर, क्या प्रदीप सर जी से एक बार पूछिए कि क्या एसआरएफ में ब्रेकआउट आ गया है, एसआरएफ बाय करना है। ये सुखेंदु नास्कर जी हैं हमारे, और वो जानना चाह रहे हैं एसआरएफ को लेकर के कि क्या इसमें ब्रेकआउट की जैसी स्थिति बन रही है। आज अगर हम देखें तो 2%, 2.25% नीचे है। तो और अभी जो है सर
अब ब्रेकआउट ये क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन क्या टिप्पणी रहेगी सुखेतु जी के लिए, आपकी तरफ से? ये सर जिन्होंने आइडेंटिफाई किया एकदम सही आइडेंटिफाई किया। देखिए कंपनी भी बहुत अच्छा है, 85,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, लगभग 1150 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी है, फंडामेंटल ठीक ठाक है। नियर अबाउट मैं देख पा रहा हूँ 7 टाइम्स एक रेसिस्टेंस बना था, ऑलमोस्ट 2600 के आसपास। उसके बाद एक वीकली ब्रेकआउट आया है रिसेंटली, तो वीकली ब्रेकआउट के बाद सर आज तो 2% नीचे है। ऑब्वियसली ब्रेकआउट आ चुका है और ब्रेकआउट का कंफर्मेशन भी आ चुका है, क्योंकि जो ऑल टाइम हाई बना था 2970 उसके बाद नीचे भी आया ऑलमोस्ट 2700 के आसपास, फिर से अभी ऊपर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने क्वेश्चन किया बहुत ही सही एंड सटीक क्वेश्चन है, उनको बाय करके चलना चाहिए। नेक्स्ट 6 से 8 महीने में मुझे लगता है यहाँ से फ्रेश 15 to 20% अपसाइड पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि लगातार ना एक ही कंपनी है एसआरएफ जो 2021 के बाद कभी भी परफॉर्म नहीं किया। मार्केट में इतना बुल रन आ गया लेकिन एसआरएफ परफॉर्म नहीं किया। तो अभी एसआरएफ का जो चार्ट बन रहा है, ये जो 7 टाइम रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ है उसके बाद वीकली चार्ट में एक ब्रेकआउट आया है, तो मुझे लगता है यहाँ से फ्रेश 20% अपसाइड है। तो जिन्होंने क्वेश्चन किया उनको बाई करके चलना चाहिए, बाय करके चलना चाहिए एसआरएफ में। एक शेयर और जिसमें कि जो है प्रश्न आ रहे हैं और आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मजबूती जो है वो देखने को मिल रही है, वो है कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एंड होल्डिंग के नाम से। सर ये कौनसो फिनविट के नाम से है, अगर आपको मिल सके तो 12-13% ऊपर है। कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एंड होल्डिंग के नाम से है, अभी 195 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 12-13% के आसपास की मजबूती है। शेयर मिला क्या सर आपको? आपकी आवाज चली गई सर। हाँ जी सर, हाँ जी। आ गया, तो आ गया। बेसिकली देखिए ये एक बेसिकली 50 करोड़ के आसपास लॉस हो चुका है कंपनी का। हाँ, तो मुझे लगता है कि अभी 195 वाला जो स्टॉक है ना, यही बता रहे हो आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो बेसिकली ये कंपनी एक्चुअली मुझे ज्यादा लिक्विडिटी का प्रॉब्लम लगता है और लिक्विडिटी के प्रॉब्लम के चलते मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूं। अगर हम टॉप से भी देखेंगे नियर अबाउट 330 340 के आसपास ऑल टाइम हाई था, वहां से नीचे आ रहा है। 52 वीक भी हाई ऑलमोस्ट 250 के अराउंड भी है, तो वहां से भी फिर से नीचे आ रहा है। ज्यादा मार्केट कैप भी नहीं है, 600 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, मतलब लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है। तो इसमें 13% आज ऊपर है, तो 13% ऊपर आना भी कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर यहाँ से 10% भी नीचे आ जाएगा तो भी उसमें कुछ बड़ा बात नहीं होगा। तो मेरे को लगता है कि सर एक बार जिनके पास है उनको कभी भी अगर बाउंस बैक मिले तो उसमें निकलना चाहिए। ठीक है। आज एक शेयर जिसने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है वो है एचईजी। एचईजी लिमिटेड लगातार आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, अब 400 के ऊपर 407 के आसपास चल रहा है। पिछले 5 कारोबारी सत्रों में करीब 11-12% के आसपास की रैली आ चुकी है। पिछले एक महीने की बात करें तो यहाँ पर भी जब बाजार टूट रहा था तब इसने 16-17% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। अभी क्या करना चाहिए, क्या और अपसाइड बाकी है यहाँ पर, या फिर जो है जिनके पास है वो प्रॉफिट बुक करें? दूसरा, अगर फ्रेश एंट्री के लिए कोई गुंजाइश है यहाँ पर एचईजी लिमिटेड में? देखिए सर, एक शॉर्ट टर्म जो बॉटम बना था ऑलमोस्ट 340 के अराउंड, 350 के अराउंड, तो मुझे लगता है 350 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जो कि नहीं ब्रेक होना चाहिए। और अभी आप साइड में कोई भी रेजिस्टेंस मेरे को नहीं लग रहा है, तो चार्ट में पहला टारगेट होना चाहिए 430। अगर 430 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो मुझे लगता है इजीली 490 और उसके बाद 500 इजीली पॉसिबल है। जी बिल्कुल। एक और शेयर जिसमें कि आज आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है वो है मैक्स फाइनेंशियल। मैक्स फाइनेंशियल में हम देख रहे हैं कि अच्छा मूव आज बना हुआ है और अभी ये शेयर 3% के आसपास की तेजी दिखा रहा है, 1070 के आसपास चल रहा है। कुछ दिनों पहले कुछ एक खबरें भी थी यहाँ पर, काफी पॉजिटिव जो है वो रुझान देखने को मिला था। उससे पहले आरबीआई की तरफ से जब रिस्क वेटेज में कटौती की गई थी उसमें भी हमने देखा इसने पार्टिसिपेट किया। पिछले 5 दिन में करीब 5-6% के आसपास की रैली है। आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए मुझे लगता है कि फिनेंशियल सेक्टर में ना एक शॉर्ट टाइम में बहुत करेक्शन हुआ था, तो मैक फिनेंशियल सर्विस एक फंडामेंटली मुझे सही कंपनी लगता है ओवरऑल, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है। तो लगातार अगर हमने देखा कि लास्ट जो क्वार्टर्स का सेल्स है वो भी ठीक ठाक नहीं है, और जो जो यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ एक सेकेंड 37,000 करोड़ के आसपास ऑलमोस्ट मार्केट कैप है, और कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो भी थोड़ा लो हुआ है, ऑलमोस्ट 3.34% के आसपास डिक्रीज हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी मैं देख पा रहा हूँ लास्ट 3 साल में ऑलमोस्ट 9.5% के आसपास डाउन हुआ है।
लेकिन इसीलिए तो ऑल टाइम जो हाई था 1230 के आसपास, 1250 के आसपास, तो वहां से नीचे अभी आया था, तो एक शॉर्ट टर्म पे ना बॉटम भी बनाया, वो है 975 980 के आसपास। तो अभी 1070 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। मेरे को लगता है जो अभी आप मूवमेंट बना है चार्ट में, तो ये कंटिन्यू होना चाहिए। मुझे लगता है कि एक बार 1150 1140 हो सकता है कि हाईली पॉसिबिलिटी से वहां तक जाता हुआ दिखे, लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल उतना भी अच्छा नहीं है। या से भी अदर्स काउंटर्स है, आप वहां पे देख सकते हो। तो मिक्स 50-50 वाला सिचुएशन है। ठीक है सर। एनआईटी जरा चार्ट खोलिए सर, कैसा लग रहा है? काफी लोगों की पोजीशन है, लॉन्ग टर्म से लोग होल्ड कर रहे हैं। 200 सवा 200 के पास काफी पोजीशन फंसी हुई है। क्वेरीज भी हमारे पास लगातार आती है, हम लोग कई बार डिस्कस नहीं कर रहे थे इधर, लेकिन मुझे लगता है कि अब काफी लोगों को लॉस हो रहा है, तो इसको जरा चर्चा में लाना चाहिए। 100 रुपए के आसपास का लॉस अवधेश कुमार जी ने भेजा है, और भी कई सारे दर्शक हैं। अभी क्या करें सर, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या एवरेज करें, लॉस क्योंकि एक बार बुक कर लें, अभी करना है तो क्या करें सर? देखिए अभी 115 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है, और चार्ट बहुत ही खराब हो चुका है। मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डेली चार्ट, तीनों चार्ट ही खराब हो चुका है। ऑल टाइम हाई था 230 के अराउंड, तो उससे भी ऑलमोस्ट 50% डाउन हो गया है। अभी एक जो बेस बनाया, वो बेस का सपोर्ट है सर 95 98। कभी भी अगर 95 98 आता है तो यहाँ पे वेट करना नहीं चाहिए, निकल जाना चाहिए। उससे नीचे अगर जाता है, और इस जोन पे भी फ्रेश बाइंग का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, और मुझे लगता है इस काउंटर को फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। हम्म। जिनके पास है लॉस बुक करें सर, क्या बताया आपने? जिनके पास अभी है उनको एक स्टॉप लॉस, अभी तो अगर जिनके पास है लास्ट 2 4 6 महीने में जिन्होंने भी बाई किया है, उनका लॉस ही हो रहा है। जिन्होंने 190 170 150 कहीं पे भी आपने बाई किया, ईच एंड एवरी लेवल पे ब्रेक डाउन आया है, तो उनको एक बार 98 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। बिकॉज जिन्होंने 190 170 160 पे खरीदा हुआ है, तो 116 आ गया, और 16 रुपीज आप रिस्क लेके चल सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि 98 95 एक सपोर्ट जोन है। अगर इससे नीचे नहीं जाता है, तो हो सकता है कि कमिंग फ्यूचर में फिर से आपको 130 140 दिखेगा। लेकिन अगर इसके नीचे जाता है, तो यार इस काउंटर पे नहीं रहना है। एक है सूर्या रोशनी सर। सूर्या रोशनी अभी 236 के आसपास चल रहा है, और हमारी एक दर्शक आपसे जानना चाह रही है, जुबैदा खातून साहब, खातून जी, और वो कह रही है सूर्या रोशनी 318 पे लेकर के इन्होंने रखा है। कह रही कि एवरेज करने का वक्त आ गया है, और मैं आपके शो को रेगुलर देखती हूँ। सबसे पहले तो जुबैदा साहब, जुबैदा मैम, बहुत बहुत थैंक यू आपको कि आप रेगुलर जो है वो कार्यक्रम देख रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर 318 पे लिया हुआ है, अभी 236 के आसपास चल रहा है, अभी क्या करें, एवरेज कर सकती हैं क्या? देखिए शॉर्ट टाइम में ना बहुत एक रैली हुआ था, ऑलमोस्ट 80 से 300 के आसपास हो गया। 280 वन ऑल टाइम हाई है इसका। सो 52 एक हाई है। तो मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म बॉटम भी बनाया ऑलमोस्ट 215 के आसपास, 213 के आसपास। तो मुझे लगता है ये एक ना परफेक्ट जोन नहीं है एवरेज करने का। मुझे लगता है यहाँ से भी अगर आपको 50 रुपीज 40 रुपीज नीचे मिलता है, और जहां पे मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट नेक्स्ट 5 से 6 महीना नीचे ही रहने वाला है, सो मुझे लगता है कि उस जोन पे सही रहेगा, इस जोन पे अवॉइड करना बेटर रहेगा। फिलहाल इस जोन पे फ्रेश बाई नहीं रहेगा, एवरेज रहेगा 200 के लेवल पे, 205 के लेवल पे, इस जोन पे बेटर रहेगा एवरेज करना। ठीक है सर। एक टिप्पणी जरा जेनसोल पे दीजिए। जब से यहाँ पर खबरें आई हैं, उसके बाद से लगातार पिटाई यहाँ पर बनी हुई है। बहुत लोग, जो लोग पहले फंस चुके हैं, उनके लिए अब कुछ गुंजाइश जेनसोल के अंदर देखने को मिल रही है क्या? प्रमोटर्स की तरफ से खबर आई है कि ये कंपनी के अंदर करीब 29 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी जो है वो जो है इन्फ्यूज करेंगे वारंट्स के माध्यम से, 871 रुपए पर शेयर के भाव पर। लेकिन जिस तरीके की गिरावट यहाँ पर आ चुकी है, ऐसे में क्या करना चाहिए? अभी 290 के आसपास, और 871 रुपए पे इन्फ्यूजन करेंगे लिक्विडिटी का ये। अब आप ये सोचिए कि इसके बावजूद ये शेयर 5 पर, इतनी बड़ी खबर आने के बावजूद 5% के लोअर सर्किट पे है, 290 का प्राइस है। अब जिन लोगों ने ले रखा है, उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? सर कभी कभी ऐसा होता है ना कि मार्केट मार्केट नो एवरीथिंग बट वी डोंट नो। एंड मार्केट को ना हमसे पहले सिग्नल मिल जाता है कि क्या करना है। तो मैं एक चीज देख पा रहा हूँ कि प्रोमोटर ने अपना जो होल्डिंग है लास्ट 3 सालों में ऑलमोस्ट 0.9% के आसपास डिक्रीज भी किया है। और जिनके जो होल्डिंग उनके पास ऑलरेडी था, ऑलमोस्ट 80% के अराउंड मैं देख पा रहा हूँ कि प्लेज भी किया है। मतलब उस शेयर्स के अगेंस्ट पे लोन भी लिया है। और ज्यादा मार्केट कैप भी नहीं है, 1000 करोड़ के आसपास कंपनी है।
तो इसमें ज्यादा कुछ अट्रैक्टिव फंडामेंटल नहीं है। और टेक्निकल भी मैं देखूंगा कि इतना अभी फॉल हो चुका है, इतना नीचे आ चुका है, तो बात बनता ही नहीं है यहाँ पे रहने का। ईच एंड एवरी लेवल पे ब्रेक डाउन ही हुआ है, 290 के अराउंड चल रहा है, आज भी 5% डाउन है। तो कुछ ना कुछ चल रहा है, प्रॉब्लम है, आई डोंट नो क्या है, लेकिन फंडामेंटल टेक्निकल मेरा एनालिसिस इंडिपेंडेंट एनालिसिस है, तो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। सो मेरा सलाह यही रहेगा, अगर आपको कभी भी बाउंस बैक दिखे, यहाँ पे अगर कुछ भी मौका मिले, तो आप एग्जिट कीजिए। मार्केट में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वहां पे जाइए। अब सोचिए सर कि ये जो कुछ लोग लिख रहे हैं 1100 पे, कोई कह रहा 1200 पे लेकर के बैठे हुए हैं, 1200 का शेयर 300 पे आ गया, निकल नहीं पाए ये। और इसीलिए सर स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पीपल आर क्रेजी अबाउट द इन्वेस्टमेंट, बट दे डोंट नो हाउ टू मैनेज मनी। बिल्कुल एक्चुअली सर अर्निंग मनी इज रियली डिफिकल्ट, बट मैनेजिंग मनी इज मोर डिफिकल्ट। तो इसीलिए हमें स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप लोगों को कई बार लगता होगा कि नहीं, इन्होंने स्टॉप लॉस बताया था और स्टॉप लॉस तो मेरा कट गया और उसके बाद शेयर 100 रुपए भाग गया, 50 रुपए भाग गया। अगर इनकी बात नहीं मानी होती तो 100 रुपए हम और कमा लेते। लेकिन वो 100 रुपए आपको नहीं मिले कोई बात नहीं, पर कोई बड़ा लॉस भी नहीं हुआ आपका। इसको आप समझिए कि अगर आपको बहुत मेजर गेन नहीं हुआ तो आपके बड़े नुकसान से आप बच गए। अब जैसे ये जो कोई नीरज जी है, नीरज जी को 1200 पे लेके बैठे हुए हैं। अब 1200 पे लेकर के अभी 300 पे भी बैठे हुए हैं और जानना चाह रहे हैं क्या करें। अब करने के लिए अब आप बात मानेंगे भी नहीं। अगर आपको कहा जाए लॉस बुक कर लो तुरंत, तो निश्चित रूप से मुश्किल होगा ये फैसला लेना कि 1200 का शेयर 300 पे बेच के निकल जाए। खैर चलिए जरा कुछ एक और शेयरों पे जरा बातचीत करते हैं। और यहाँ पे सर जियो फाइनेंस पे क्या एंट्री ले सकते हैं अभी क्या? 200 सवा 200 के आसपास कैसा लग रहा है आपको? पहले तो बहुत बातें होती थी, आजकल बातें कम हो रही है जियो फाइनेंस को लेकर के, पर क्या इसके फंडामेंटल अभी भी ऐसे हैं जिसमें कि कोई खास परिवर्तन हुआ नहीं है कि यहाँ पे अब जो लोग पहले चूक गए थे वो अब एंट्री ले लें 217 के आसपास? सर जियो फाइनेंस आई थिंक मैंने आप ही के शो पे डिस्कस किया था एक हफ्ता पहले ही, या तो आपका शो पे या तो मनी 9 पे मैंने डिस्कस किया था। तो मेरा रिकमेंडेशन था, तो रिकमेंडेशन यही है कि 215 220 अब जो भी लेवल चल रहा है इस करंट जोन पे आप बाय करके चल सकते हो। यहाँ से 12% 13% का एक स्टॉप लॉस रहेगा, वो है 190 के जोन पे। अगर 190, इसे बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है सर, अगर 190 कभी भी वीकली बेसिस पे ब्रेक होता है तो जियो फाइनेंस पे मुझे नहीं रहना है, एनालिसिस फेल्ड हो जाएगा। अगर 190 यहाँ पे रेस्पेक्ट करता है, 200 का लेवल रेस्पेक्ट करता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से मिनिमम 40 से 50% एक अपसाइड मूवमेंट पॉसिबल है नेक्स्ट 1.5 से 2 साल टाइम फ्रेम होराइजन में। तो अभी 217 चल रहा है, दिस इज अ वेरी 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 गुड जोन। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं रिसेंटली जो 200 का एक लो लगाया था ऑलमोस्ट, वहां पे 205 207 एक बहुत ही अच्छा जोन है। तो अगर नीचे जाना ही होता तो चला गया होता। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट है। और HNIs जो है इन्वेस्टर्स, वो जो हमारे DIIs है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये आ रहा है, बाई कर रहा है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड के पास भी होल्डिंग है, तो बहुत ही अच्छा कंपनी है। लेकिन आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होराइजन बाय करना है। और अभी बहुत ही चार्ट पे रिस्क फेवरेबल है, मतलब आप यहाँ पे 216 217 चल रहा है, आप 190 के स्टॉप लॉस से बाई करो। 190 कभी आया नहीं, और IPO जब आया था उसके बाद में भी हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 200 का ही लो है, तो ऑलमोस्ट सेम लो रिटेस्ट हुआ है अभी। तो मुझे लगता है 190 वीकली बेसिस पे आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके इस काउंटर को प्रेजेंट लेवल पे CMP पे आपको बाय करना चाहिए। ठीक है सर, चलिए तो ये बात निकल करके आती है। अब जरा फटाफट सर हर रोज हम एक थीम पकड़ने की कोशिश करते हैं और आज की थीम हमने डिसाइड की है, वो है बैंक। बैंकों को लेकर के अभी क्या किया जाए, एक एक करके कुछ एक चुनिंदा बैंकों पे बातचीत आपसे करेंगे। लेकिन पहला सवाल, क्या बैंकों में एंट्री करने का ये वक्त सही वक्त है? बैंकों को लेकर के फंडामेंटल एनालिस्ट लगातार कह रहे हैं कि अगर भारत की इकोनॉमी को चलना है, बाजार को चलना है, तो बिना बैंक के नहीं चल सकते। तो क्या करंट लेवल ऐसा है जिसपे कि एंट्री करने की शुरुआत हमें कर देनी चाहिए? पहला सवाल, उसके बाद अलग अलग शेयरों पे बात करेंगे। सर मुझे लगता है, देखिए अगर आप निफ्टी बैंक भी देखेंगे, पूरे इंडेक्सेस देखेंगे, आप 47,830 के अराउंड चल रहा है। तो मेरा मानना है कि एक ना सपोर्ट है 45,500 के अराउंड। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो 4 से 5 महीना में नेगेटिव हो सकता है, मैं बोल के मान के चल रहा हूँ। तो मुझे लगता है कहीं ना एक दिन आपको पैनिक मिलेगा। उस पैनिक में अगर कभी भी आपको 46,600 47,000 के अराउंड मिलेगा ही मिलेगा, 95% प्रोबेबिलिटी है कि मिलेंगे। कभी भी अगर उस जोन पे मिलता है तो उस जोन पे आपको बैंकिंग स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है। बैंकिंग
मैं कंपेयर टू निफ्टी मुझे लगता है कि अभी बैंक निफ्टी बहुत ही स्ट्रांग है, उतना नीचे नहीं आएगा। निफ्टी इतना वीक है, बैंक निफ्टी उतना वीक नहीं है। और इसके अंदर ज्यादा पॉजिटिव है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई का बैंक मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सर। एक्सिस बैंक भी हमने रिकमेंडेशन दिया था ऑलमोस्ट 970 960 के अराउंड, अभी 1027 के अराउंड चल रहा है। तो एक्सिस बैंक भी मुझे अच्छा लगता है। एक स्टॉक है कोटक बैंक, जो कि बहुत सालों परफॉर्म ही नहीं किया ऑलमोस्ट। अब लास्ट देखेंगे कि 4 साल 5 साल से कोई परफॉर्मेंस ही नहीं रहा। तो रिसेंटली ना एक 1850 के ऊपर ब्रेकआउट भी आया है। तो मुझे लगता है कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और अपना एक्सिस बैंक, ये प्राइवेट सेक्टर बहुत ही चल सकता है। और पब्लिक सेक्टर भी बहुत डाउन हो चुका है, लेकिन अभी रैली नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एनपीए का प्रॉब्लम है। और गवर्नमेंट और आरबीआई अगर कहीं ना कहीं फ्यूचर में पब्लिक सेक्टर बैंकों को बूस्टिंग करता है, तो उस केस में हो सकता है कि पब्लिक सेक्टर भी ऊपर आएगा, भागेगा। लेकिन मैं अभी प्राइवेट बैंकों में बहुत अच्छा इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ से मैं पॉजिटिव देख रहा हूँ। अगर आप आज अब आईसीआईसीआई का बैंक चार्ट भी देखेंगे तो नियर अबाउट 0.25% के आसपास ऊपर आया है, 1235 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। तो लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में मैं पॉजिटिव हूँ। चलिए, या तो आपने बता दिया, हम एक एक करके कुछ एक शेयर पे बात करें जरा। पहले पीएसयू पे भी आएंगे, लेकिन जो 3 नाम आपने लिए जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, इन तीनों के लेवल बता दीजिए। टारगेट क्या यहाँ पर रखेंगे? अगर आज बाय करना हो तो क्या टारगेट आप देख रहे देखिए, हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कोई एक्साइटमेंट नहीं है मेरा आज, बिल्कुल भी बाई नहीं करना है। 1916 के आसपास कोटक बैंक ट्रेडिंग हो रहा है। आपको नेक्स्ट 2-4 महीने में कभी भी दिखेंगे 1850 1840। जिस दिन बैंक निफ्टी पे पैनिक होगा उस दिन आपको लेना है। और यहाँ पे मान के चलिए यहाँ से फ्रेश 15 to 20% मैं अपसाइड हूँ, पॉजिटिव हूँ। और आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है, वो है 1680 का कोटक बैंक पे। और आईसीआईसीआई बैंक कोटक बैंक के चार्ट से भी बहुत पावरफुल लग रहा है, क्योंकि कोटक बैंक बहुत सालों बाद अभी रिसेंटली डेली बेसिस पे ब्रेकआउट आया है। लेकिन आईसीआईसीआई का स्टॉक लगातार परफॉर्म कर रहा है। मतलब कोटक बैंक सर अभी स्पीड पकड़ा नहीं है, और आईसीआईसीआई बैंक ऑलरेडी 200 स्पीड पे चल रहा है। तो मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक अभी जो 1235 के आसपास ट्रेडिंग चल रहा है, हो रहा है, सीएमपी है, करंट मार्केट प्राइस जो है, मुझे लगता है कि आपको कभी भी अगर 1210 1200 के अराउंड मिले तब जाके आप बाय कीजिए। आपको एक फ्रेश टारगेट भी रखना होगा। उसके इसमें पहला टारगेट रहेगा आपको 1290। उसके बाद जो ऑल टाइम हाई रहेगा उसके वो है 1346 के आसपास। तो 1350 सेकेंड टारगेट है, फर्स्ट टारगेट रहेगा 1290। आपको एक बार स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 1130 शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं देख पा रहा हूं कि लगातार लास्ट 1.5 से 2 सालों में कभी भी आईसीआईसीआई बैंक ने अपना जो वीकली मूविंग एवरेज प्राइस है उसको नहीं तोड़ा है। मार्केट इतना नीचे आया है, आईसीआईसीआई बैंक नहीं नीचे आया है। तो ये एक संकेत है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव है बहुत। और एक्सिस बैंक भी सर मेरा बाइंग कॉल था। एक्सिस बैंक मेरा बाई कॉल था 970 960 के अराउंड। उस टाइम पे 1000 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा था। मैंने बोला था कि 970 960 कभी भी आए तो लेना है। तो मेरा ऑलरेडी बाइंग ट्रिगर हो चुका है। मैं अभी अपसाइड के लिए वेट कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि इजीली आपको 1150 1200 दिखेंगे। तो यह रहेगा लेवल। लेकिन इमीडिएट लेवल पे आपको बाय नहीं करना है। आपको उस दिन करना है जो पैनिक दिखेगा, नेक्स्ट 2 हफ्ता 3 हफ्ता कभी भी विदाउट पैनिक नहीं बाय करना है। ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक 1210 के आसपास खरीदना है, 1290 1350 तक के टारगेट के लिए 1130 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। एक्सिस बैंक 970 के आसपास की बाय कॉल दी गई है। दोबारा नीचे जाए तो आप ले सकते हैं, अभी नहीं खरीदना है, जिसमें 1150 1200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में भी नीचे जाने पर खरीदारी करने की सलाह है, और उसके बाद यहाँ 15-20% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। ये 3 बैंकों पे बात हो गई। अब जरा आ जाते हैं पीएसयू बैंकों पे, खासतौर से मिड कैप पे, जिसमें लोगों के सवाल काफी हैं लेकिन शेयर चल नहीं रहे हैं। सबसे पहले बात जो है पीएनबी और कैनरा बैंक को लेकर के आपके टारगेट जानना चाहेंगे। अभी क्या लग रहा है सर? पीएनबी के अंदर 88 रुपए के आसपास चल रहा है। यहाँ पे क्या ये शेयर आपको 3 नंबर्स में जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्या आने वाले टाइम में? सर आने वाला टाइम में हो सकता है कि जाए, लेकिन फिलहाल अभी नहीं लग रहा है कि 100 क्रॉस कर पाएगा। अभी तो 52 वीक जो लो है, लो के आसपास ही आ गया है। और मुझे लगता है कि सर एक बार जिनके पास है उनको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना चाहिए 85 के आसपास। क्योंकि अभी पब्लिक सेक्टर बैंक का एक नेचर है
चलता है तो चलता है, जब नहीं चलता है 2-3 साल चलता नहीं है। तो अभी आई डोंट नो क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, ऑल टाइम हाई था 140 के अराउंड, तो एक बार तो स्टॉप लॉस से निकलना चाहिए था जिनके पास है 110। उसके पास एक फिर से मौका मिला 95, तो अभी 87 88 के अराउंड चल रहा है। तो मुझे लगता है फिर से एक सपोर्ट जोन है, वो है 85 84 के आसपास। तो 84 एक 85 आप एक लेवल, एक जोन है, आप स्टॉप लॉस मान के चलिए। फिलहाल अभी चार्ट में कुछ मेरे को अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। अच्छा, और पंजाब एंड सिंध बैंक में यहाँ पर भी सिचुएशन वैसी है सर? कैनरा बैंक बोला सर आपने? एक तो कैनरा बैंक है, उसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक। सर अभी जो मैंने डिस्कस किया वो पंजाब नेशनल बैंक का पता है बात सर, बोला। जी जी जी। कैनरा बैंक का एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 73-74 के आसपास, तो हम्म, मुझे लगता है कि वहां से रिट्रेसमेंट होना चाहिए। हम्म, और शॉर्ट टाइम फ्रेम में तो नेगेटिव मैं हूं, लेकिन लॉन्ग टाइम फ्रेम में मैं कैनरा बैंक को लेके पॉजिटिव हूं। हम्म। और मुझे लगता है कि सर एक बार 74-75 रिटेस्ट होना चाहिए। अगर किसी को बाय करना है तो 75 इज अ गुड वैल्यूएशन एंड फेयर वैल्यू। 75 लेवल जो है। दूसरा सर, जो पंजाब एंड सिंध बैंक पे बहुत लोगों की पोजीशन है, उस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे यहाँ पर कि वहां पर क्या करना चाहिए। एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिस पर काफी लोग बुलिश हैं, पर अभी तक वो चाल देखने को मिली नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक, राइट? पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी पे तो आप बता चुके हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक पे आपकी राय जानना चाहेंगे कि वहां पे क्या व्यू है आपका। यहाँ पर लोगों की पोजीशन काफी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे काफी लोग बुलिश हैं, उस पे आपकी राय जानना चाहेंगे। सर अभी 39-40 के अराउंड चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार रिट्रेसमेंट लेने के लिए रेडी है। मंथली चार्ट खराब है, लगातार 6 महीने से नीचे आ रहा है। मंथली चार्ट पे सपोर्ट 32-33 से पहले नहीं है। और मुझे लगता है कि जो मंथली चार्ट खराब हुआ है, मैकडी खराब है, आरएसआई भी मंथली क्रॉस डाइवर्जेंस हुआ है, तो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि नेक्स्ट 32-33 के आसपास जा सकता है। तो एक बार जिनके पास है उनको निकल जाना चाहिए, क्योंकि 39 से अगर आप 30 के अराउंड चलते हो तो उसमें बहुत लेट हो जाएगा। तो एक बार आप करंट जो सीएमपी चल रहा है इस सीएमपी से एग्जिट करना बेटर रहेगा। और जिनके पास लॉन्ग टाइम के लिए एक पेशेंस है, मिनिमम 2 से 3 साल, तो उनको एक बार 32-33 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और ठीक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सर अभी 47 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार चार्ट में सपोर्ट है, वो है 42-43 के अराउंड। तो मुझे नहीं लगता इमीडिएट लेवल पे 42-43 ब्रेक करेगा। एक बार जिनके पास है उनको होल्ड करना है। और मंथली चार्ट सर सेम जो जो हम स्टॉक्स डिस्कस कर रहे थे, लाइक कैनरा बैंक हो गया, पंजाब बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, ऑल चार्ट में सर नेक्स्ट 4 से 6 महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मुझे लगता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एक बार हमें 42 का एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। अच्छा ठीक है सर, दो बैंक और आपसे को थोड़ा सा परेशान करेंगे। एक तो साउथ इंडियन बैंक है, जिसमें कि हमने देखा कि काफी लंबे समय से जो है एक दौर देखने को मिल रहा है, एक दायरे में फंसा हुआ है, और करीब करीब साल भर होने जा रहा है इसमें कि एक रेंज में फंसा हुआ, 24 से 30 के बीच में। इसका जब राइट इशू आया था उसके बाद से शेयर बढ़ा ही नहीं, लेकिन ये है कि बुरी तरह टूटा भी नहीं, दोनों बातें हैं। तो साउथ इंडियन बैंक पे क्या लग रहा है? और दूसरा JNK बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, यहाँ पर भी छोटा शेयर समझ के बहुत लोगों ने एंट्री ली हुई है। लोग सस्ते शेयर में एंट्री लेते हैं और लोगों को एप्रिसिएशन उस तरीके से नहीं मिल रहा है। देखिए सर, जो भी स्टॉक में ना हमने डिस्कशन किया, कंपेयर टू साउथ इंडियन बैंक का चार्ट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। एंड मुझे लगता है कि अभी करेंटली ना एक कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है। जैसे कि मैं अभी डिस्कशन कर रहा था जो भी स्टॉक्स में, उनका मंथली वीकली खराब था, लेकिन अभी साउथ इंडियन बैंक का मंथली वीकली खराब होने के बाद जो एक कंसोलिडेशन टाइम आता है, कंसोलिडेशन टाइम चल रहा है। तो अभी 24 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है 28-29 तक जा सकता है, और लोअर साइड पे एक 22 का स्टॉप लॉस पे मेंटेन करना है। लेकिन एक्साइटमेंट चार्ट पे फिलहाल नहीं है, और जब मार्केट खराब रहता है ऐसे छोटे छोटे स्टॉक पे, छोटे छोटे बैंक पे परफॉर्म नहीं होता है। तो और जम्मू और कश्मीर बैंक भी सर अभी एक कंसोलिडेशन पैटर्न में फंसा हुआ है। एक साइडवेज ट्रेंड जाने वाला है। 93 आप साइड में हमेशा देखेंगे कि 98, और लोअर साइड में आपको दिखेगा 85। तो 85 एंड 98 97 एक रेंज बाउंड ट्रेड अभी होने वाला है नेक्स्ट 4 से 5 महीना। तो फिलहाल कुछ नहीं करना है, आपको होल्ड ही करना है। अगर आपके पास है, फ्रेश बाइंग यहाँ पे नहीं करना है।
चले तो ये बात यहाँ पर बैंकों पे निकल करके आती है। तो हमने करीब करीब जो है प्राइवेट सेक्टर में 3 बैंक, सर एक एसबीआई बता दीजिए, ताकि मतलब जो है एक तरीके से मोटा मोटा हमने काफी कवर कर लिया है बैंकों को। वैसे तो लंबी इतनी लिस्ट है कि बैंकों पे तो 1 घंटे का प्रोग्राम हो सकता है, समय इतना नहीं है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे एसबीआई पे भी टिप्पणी आपकी। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैं लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए बहुत ही बुलिश हूँ। पीएसयू में नंबर 1 बैंक है इंडिया में, और मुझे लगता है जो एक अभी गिरावट चल रहा है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको मौके पे चौका मारना है तो इस जोन जो चल रहा है 730 इज रियली गुड वैल्यूएशन फॉर एसबीआई। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट फ्यूचर में आपको ऐसा टाइम नहीं मिलेगा और ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगे, आप मिस करेंगे। अगले 3 साल बाद, 4 साल बाद 730 जोन आपको नहीं मिलेंगे। तो जिनके पास नहीं है, आप करेंट इसी सीएमपी से बाय करके चल सकते हो। और एक लोअर सपोर्ट भी अच्छा मेंटेन किया है 688 के आसपास। तो मुझे लगता है कि 680 के नीचे नहीं जाना चाहिए। और चार्ट पे भी जो अभी एक सपोर्ट बनता हुआ एक फॉलो अप बाइंग आ रहा है, नीचे एक पैराबोलिक पैटर्न भी बनाया है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक वॉल्यूम आ रहा है, ठीक ठाक है, फॉलो अप बाइंग आ रहा है, तो इसको लेके चलना चाहिए। ठीक, चलिए सर अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इस सेगमेंट को हम अलग से भी अपलोड करेंगे। तो इस सेगमेंट को यहाँ पर रोकते हैं और जरा कुछ एक खबरें हैं उस पर जरा 2-4 खबरों पे आपसे फटाफट बात कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत लेकर के आइए इंडसइंड बैंक पे। बैंकों पे ही बात चल रही, तो थोड़ा सा बैंकों पे बैंक में आपको बता दें लगातार दबाव जो है देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि बैंक के इंटरनल रिव्यू में जो है कहा गया कि करीब 2.35% का जो है वो निगेटिव इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। इंडिपेंडेंट रिव्यू के लिए बाहरी एजेंसियों को भी हायर किया गया है। और आज हमने देखा 20% की गिरावट इंडसइंड बैंक में देखने को मिल रही थी। और आज इसको हम जो है हमारे ब्रोकर व बोले के सेगमेंट में भी हम इसको चर्चा करेंगे। 21% की गिरावट इंडसइंड बैंक में, क्या ही कहा जाए, जिस तरह की पैनिक सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर आपसे जानना चाहेंगे कि अभी यहाँ पर क्या करें। हालांकि इस तरह की गिरावट जब भी आती है वो फिर कंटिन्यू रहती है कुछ दिन, अभी क्या करना चाहिए सर? मैं ना ट्रस्ट नहीं कर पाता हूँ ऐसा सिचुएशन में, क्योंकि पहला मेरा एक्सपीरियंस मैंने देखा है बहुत यस बैंक के तरह, पीसी ज्वेलर की तरह, भखरंगी की तरह। फिलहाल इतना खराब तो नहीं है, आई नो, बट फिर भी जब मार्केट ट्रस्ट नहीं कर पाता है, जब मार्केट भरोसा नहीं कर पाता है ना मैनेजमेंट के ऊपर, कंपनी के ऊपर, एक आर्गुमेंट वाला क्वेश्चन उठ जाता है, तो उस टाइम पे ना एज ए एनालिस्ट मैं ही कहूंगा आपको प्राइस एक्शन पे बिलीव करना है। क्योंकि प्राइस एक्शन आपको इस टाइम पे ना अलग अलग न्यूज, अलग अलग मीडिया, अलग अलग एनालिस्ट आएंगे, बहुत कवरेज होने वाला है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर्स आपको फॉलो करना है कि आपका प्राइस क्या, आपका बाइंग अच्छा लेवल पे है और आप होल्ड कर सकते हो तो कीजिए। अगर आपका बाइंग हो सकता है कि 1100-1200 के आसपास हो, तो उस केस में आपको ना नहीं रहना है, एग्जिट करना है। क्योंकि एक सपोर्ट था ऑलमोस्ट 950 के आसपास और आज 21% नीचे है, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, इसलिए 21% नीचे आया है। और जो सर आप न्यूज बता रहे हो, नेक्स्ट जो सपोर्ट है ना यहाँ पे नहीं है, नेक्स्ट सपोर्ट है 500 के अराउंड, तो यहाँ से भी 200 पॉइंट नीचे है। तो मेरा मानना ही है कि नेक्स्ट, आज तो चलो 21% अभी नीचे है, अगर कभी भी थोड़ा बाउंस बैक मिलता है ना, इस स्टॉक से एक बार निकल जाइए, 2-4 महीना होल्ड कीजिए, देखिए अगर थोड़ा लॉस भी हो जाता है तो आप बुक कर लीजिए कि अभी इसमें लॉस हो रहा है तो सेकंड कोई स्टॉक में आपका प्रॉफिट हो ही जाएगा। मार्केट भी खराब है तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन, अच्छा वैल्यूएशन में आपको कंपनी मिल जाएगा। लेकिन इसमें रहना मतलब रात को आपको नींद नहीं आएगा कि क्या पता नेक्स्ट फिर से 20% नीचे हो जाए, तो बेटर रहेगा इसको थोड़ा अवॉइड करें अभी। और बहुत लोग जो टूटने के बाद खरीदना चाहते हैं उनको अवॉइड करनी नहीं, चाहिए। फ्रेश बाइंग नहीं करना है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं करनी है। ये कुछ लोग जो लगातार कमेंट कर रहे हैं शो के दौरान, जैसे रंगनी चिंतन जी हैं, कह रहे हैं कि फ्रेश एंट्री कर सकते क्या? बिल्कुल मत कीजिए सर। बहुत सारी ऐसे एग्जांपल हैं कि जब लोगों ने पैनिक में गिरते हुए शेयरों को पकड़ा है, वो मतलब बहुत बुरी तरह परेशान रहे हैं और काफी लॉस हुआ है। तो ये चाकू गिर रही है, इसको हाथ से पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, आपके हाथ ही घायल होंगे, मुनाफा नहीं होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी जो है लेकर के आते हैं सन फार्मा। यहाँ पे नेस्डेक से की लिस्टेड एक कंपनी जो है उसके एक्विजिशन के कंपनी ने बात की है, करीब $35 करोड़ में जो है ये एक्विजिशन कंपनी करेगी। इसके चलते आपको बता दें कंपनी के जो ऑन्को डर्मेटोलॉजी सेगमेंट है उसको काफी मजबूती मिलेगी। आज सन फार्मा में मजबूती देखने को मिल रही है इस नए एक्विजिशन की खबर से। और आज अगर हम देखें तो सन फार्मा के शेयर में अभी करीब 2.5% की तेजी आज के बाजार में 1651 1650 के आसपास ट्रेड करता हुआ। सर सन फार्मा कैसा लग रहा है आपको?
नए एक्विजिशन के चलते मजबूती है। और देखिए सान फार्मा फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है और टेक्निकल भी बहुत बढ़िया कंपनी है। एक शॉर्ट टर्म ऑलमोस्ट 1580 के आसपास लो लगाया था। तो मुझे लगता है कि सर एक बार उनको होल्ड करना चाहिए, और जिनको लगता है कि फ्रेश बाई करना, उनके पास पैसा है तो फ्रेश बाई भी आप करके चल सकते हो। फंडामेंटली बहुत ही अच्छा सेक्टर कंपनी है, और फार्मा ना चलेगा सर। फार्मा वन ऑफ माय फेवरेट। फार्मा और हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है इंडिया में जो कभी ऐसा नहीं हो कि रैली नहीं आएगा। हर एक 1.5-2 साल में रैली आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और सान फार्मा बहुत ही प्रॉमिसिंग स्टॉक है। अभी 1650 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है, जो पहला टारगेट होना चाहिए, वो है 1720। और 1720 के ऊपर अगर रहेगा तो ऑल टाइम हाई जो लगाया था एक बार 1950 के आसपास भी आपको दिखेंगे नेक्स्ट 1.5 से 2 सालों में। तो जिनके पास है उनको होल्ड करना है। अगर फ्रेश बाइंग भी कर सकते हो आप, तो बाइंग करके आप जा सकते हो। चलिए, ये सन फार्मा पे बात निकल करके आती हुई, जैसे बहुत सारे लोग जो है टाटा पावर पे बात कर रहे हैं, आरबीएनएल पे बात कर रहे हैं कि सवाल बदलीजिए। सर, सवाल जवाब के लिए हमने 1 से 2 का टाइम रखा हुआ है, एक बल्कि 1 से 2.5 का टाइम रखा हुआ है। सभी सवालों के जवाब देंगे। आज डॉक्टर रवि सिंह हमारे साथ मौजूद होंगे। उस दौरान आप अपने प्रश्न पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपके प्रश्नों को लेकर के हम विशेष रूप से बातचीत करेंगे। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको लगता है आपके सवाल अभी गायब हो जाएंगे, तो आप 9354027995 इस पर अपने सवाल भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। थोड़ा डिटेल में भेजिएगा, नाम, शहर का नाम, कौन से शहर ले रखे हैं, किस भाव पे ले रखे हैं, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं। डॉक्टर रवि सिंह हमारे साथ रहेंगे, आपके सभी प्रश्नों पर काफी विस्तार पूर्वक वो उत्तर देंगे। तो अपने प्रश्न आप वहां भेज दीजिए। अभी जो है जरा खबरों वाले शेयरों पे बातचीत हम कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं। फिर ब्रोकर बोले हमारा सेगमेंट है, तो काफी कुछ है आपके लिए। अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। जरा दिखाइए कौन सी कंपनी है और वहां पर क्या खबर है। बीएल, यहाँ पर आज ब्रोकर बोले में भी बातचीत करनी है। यहाँ पर आपको लगातार खबरें निकल करके आ रही हैं, और इसके चलते यहाँ पर काफी ज्यादा जो है ऑर्डर की खबरें हैं। कंपनी की कुल ऑर्डर बुक 14,000 करोड़ के पार होती हुई दिखाई दे रही है, और शेयर में भी सकारात्मक रुझान देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में। सर, बीएल डिफेंस की कंपनी लगातार चर्चाओं में इधर बनी हुई है, आज भी 1.5% ऊपर, कल दबाव था थोड़ा। आपकी टिप्पणी क्या होगी बीएल को लेकर के? सर बीएल को लेके मैं पॉजिटिव हूँ, और लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया था कि टारगेट मिनिमम 350 तक हो रहा है। तो अभी बहुत ही शानदार कंपनी है। अभी 280 के ऊपर ना सस्टेन नहीं कर पा रहा है आज 1-2 दिन में, इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रहा है। और आई थिंक आज कल में भी एक ऑर्डर मिला है इनको। तो बहुत ही पॉजिटिव हूँ, बहुत ही एग्रेसिवली पॉजिटिव हूँ मैं इस काउंटर को लेके। मुझे लगता है कि नेक्स्ट मल्टीबैगर हो सकता है, हाईली पॉसिबिलिटीज है। तो जिनके पास है होल्डिंग का, तो बिल्कुल 110% अब कीजिए। और जिनके पास नहीं है, अगर आप बाइंग का सोच रहे हो, तो डेफिनेटली इस काउंटर पे करंट सीएमपी से आप बाई करके चल सकते हो नेक्स्ट 1.5 से 2 सालों के लिए। मुझे लगता है इमीडिएट लेवल पे जो पहला टारगेट रहेगा ऑल टाइम हाई, और उसके ऊपर मुझे लगता है 350 तक जाना चाहिए। अगर 350 क्रॉस होता है, उसके बाद आपको 400 के ऊपर भी दिखेंगे। चलिए, तो ये बात जो है बीएल को लेकर के निकल के आती हुई, अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आइए। फिर समय कम बचा है, उसके बाद जो है ब्रोकर बोले की तरफ रुख करेंगे। अगली कंपनी, लास्ट कंपनी जो है वो दिखा दीजिए, कौन सी है, वहां पर कौन सी खबर है। एनटीपीसी। एनटीपीसी में आपको बता दें कई तरह की खबरें यहाँ पर निकल करके आ रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ सरकार के साथ एमओयू कंपनी ने किया है। 96 करोड़ रुपए के कई समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। सोलर, विंड और हाइब्रिड बेस्ड परमाणु हाइड्रो पंप परियोजनाएं जो है वो शामिल है। तो ये एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को लेकर के खबर यहाँ पर इन्होंने बताई है। एनटीपीसी ग्रीन पे जरा नजर डालें कि क्या भाव देखने को मिल रहा है। वो तो इस समय 2.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर है। खबर शायद एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के थी। 97 रुपए के आसपास चल रहा है सर एनटीपीसी ग्रीन। आपकी टिप्पणी क्या होगी एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के? ओके सर, एनटीपीसी ग्रीन में सर अभी चार्ट में एक बाउंस बैक आता हुआ दिख रहा है लोअर साइड से। और मुझे लगता है एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्ट्रिक्टली हुआ है 87 के अराउंड। तो अगर एनटीपीसी ग्रीन 87 के नीचे नहीं जाता है, तो मुझे लगता है एक बार ठीक ठाक रहेगा। और 81,000 करोड़ के आसपास कंपनी है, ज्यादा फंडामेंटल से पॉजिटिव है ऐसा नहीं। एनटीपीसी ग्रीन के कंपेयर में एनटीपीसी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग है। अगर किसी को लेना है तो एनटीपीसी के साथ आप चल सकते हो। ठीक सर, ये सलाह जो है यहाँ पर निकल करके आती हुई, और अब रुख कर लेते हैं हमारे विशेष सेगमेंट ब्रोकर बोलेगा। ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें हर रोज जो है कुछ विशेष शेयरों पे हम बातचीत करते हैं, खासतौर से जहां पर अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउसेज
घरेलू बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट सामने निकल कर के आई हैं और वहां पर आपका पार्टिसिपेशन ज्यादा है, यानी कि रिटेलर्स का की पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा होता है। ऐसे ही कुछ कंपनियां लेकर के आए हैं हर्ष, हर रोज की तरह। हर्ष, बताइए आज की कंपनियां कौन कौन सी है? बिल्कुल सर, तमाम ऐसी कंपनियां जो ट्रेंड कर रही हैं यहाँ पर। सबसे पहली बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की, सरकारी डिफेंस कंपनी है। तो इसको लेकर क्या रिपोर्ट कहती है, तो सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। ओवरवेट की सलाह दी है, 364 रुपए का टारगेट दिया है, यानी कि मौजूदा भाव से करीब 34-33% का अपसाइड इनको अब यहाँ पर दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? तो देखिए, इन्होंने सबसे पहले कहा कि वैल्यूएशन जो अभी करेक्शन अपने हाई से देखने को मिला, वो 20% तक यहाँ पे करेक्ट हो चुका है, वैल्यूएशन ठीक ठाक है। दूसरी चीज इन्होंने ये कही है कि लगातार जो ऑर्डर्स हैं वो नए मिल रहे हैं। अभी हाल ही में एक और अगर देखा जाए तो कुछ ऑर्डर्स को मिला के तो 864 करोड़ के तो इनके पास ऑर्डर्स आ गए हैं यहाँ पर। मुख्य तौर पे इन ऑर्डर्स में क्या है, आरएफ सीकर्स मिसाइल की बात करें, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, और साथ ही यहाँ पे रडार अपग्रेडेशन के इस तमाम तरह के ऑर्डर्स मिले, क्योंकि ये जो कंपनी काफी डाइवर्सिफाई, कई तरह के बिजनेस मॉडल से यहाँ पे जुड़ी हुई है। इसके साथ ही पूरे मार्च महीने की बात की जाए तो 577 करोड़ की यहाँ पर ऑर्डर बुक है जो बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन यहाँ पर FY25 के लिए जो गाइडेंस था यहाँ पर कंपनी का, वो था 25,000 करोड़ का, लेकिन अभी तक जो ऑर्डर इनफ्लो हुआ है वो 14,500 करोड़ के आसपास हुआ है। तो ये अभी गाइडेंस को मीट करते हुए नहीं दिख रही है। इसके अलावा कंपनी ने एक निवेशकों के लिए अच्छी खबर दी, इंटरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। जी बीएल, जी हाँ, जो है अभी थोड़ी देर पहले ही बातचीत हो रही थी जब खबर आई थी, लगातार ऑर्डर जो है कंपनी को मिल रहे हैं। अब जो है मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पर सकारात्मक रिपोर्ट निकाली है, 364 का टारगेट, ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से है। हमारे अपने घरेलू एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं उसके लिए प्रदीप जी से जानते हैं। प्रदीप जी, इंट्राडे हाई पर अभी आपने रिपीट जो आपने कहा है, अगर हम चाहेंगे तो उसको रिपीट कर दें, क्योंकि इस सेगमेंट को हम अलग से भी अपलोड करते हैं। 276 277 के आसपास ट्रेड करता हुआ लगता है कि अभी 280 एक आज के दिन के लिए एक रेसिस्टेंस है, लेकिन इन्वेस्टर्स को ये ध्यान नहीं रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक बार अगर आपके पास है और आप फ्रेश बाय भी करना चाहते हो कि 277 टू 278 इज अ रियली वेरी गुड वैल्यूएशन। और बीएल में मैं बहुत ही पॉजिटिव हूं। अगर आप देखेंगे कि जो भी डिफेंस काउंटर को लेके जो फंड बनाया है एचडीएफसी वालों ने, म्यूचुअल फंड ने और मोतीलाल वालों ने, वहां पे 28% का वेटेज इन्होंने दिया है। 21%, 20% के अराउंड उन्होंने वेटेज दिया है, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। और मैं बहुत अलग अलग म्यूचुअल फंड को भी मैं ट्रैक करता हूं, तो देखा है जब भी बीएल रहता है तो ऑलमोस्ट इसी सेगमेंट पे हाईएस्ट वेटेज हमेशा बीएल को रहता है। और एज पर द माई प्रेडिक्शन, एज पर द माई एनालिसिस, बीएल को मैं बहुत ही अच्छा ट्रैक करता हूं। और मुझे लगता है कि पहला टारगेट होना चाहिए 350, और उसके बाद जैसे ही 350 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा कि 400, और उसके बाद भी 400 से ज्यादा हमको दिखेंगे। किसी के पास अगर 1.5 से 2 साल का एक व्यू है, आप बीएल आग बंद करके लीजिए, लेकिन आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। तो स्टॉप लॉस रहेगा आपको 210 का एक स्टॉप लॉस आप लेके चलिए। और मुझे लगता है मल्टीवेगर स्टॉक है सर। मल्टीवेगर स्टॉक है, जी हाँ, नजर यहाँ पर रखिए, ये मल्टीवेगर बन सकता है बीएल। यहाँ पे जो है नजरें आपकी होनी चाहिए। बाजार में शानदार रिकवरी, अब महज 16 अंकों की गिरावट रह गई है निफ्टी के अंदर। तो जैसा अमेरिका से संकेत मिले थे कि बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, भारत में ऐसा कुछ हुआ नहीं। 22,314 का लो बना है और 22,443 का मौजूदा स्तर इस समय देखने को मिल रहा है। इंट्राडे हाई के बिल्कुल नजदीक इस समय बाजार। चलिए हर्ष से दूसरी कंपनी समझते हैं। हर्ष, बताइए। बिल्कुल सर, दूसरी कंपनी है इंडसइंड बैंक, और एक्सीडेंट ऑफ द डे है। पूरी तरीके से स्टॉक जो है क्रैश हो चुका है, बहुत बुरा हाल है यहाँ पर। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, इक्वल वेट की सलाह दी है, 900 रुपए का टारगेट दिया, करीब 700 के आसपास स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है यहाँ पर। अब आप देखिए 52 वीक लो नया बनाता हुआ दिखा है, 2 दिन के अंदर करीब 25 से 28% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे क्या कारण है? सुमन कटपालिया की बात तो हम लोग आपको कल बता ही रहे थे, जो कंपनी के नए सीईओ बने हैं, 1 साल का जो यहाँ पर एक्सटेंशन होता हुआ दिखा है। लेकिन यहाँ पे खबर अंदर जो निकल कर आई सामने, वो काफी इंपॉर्टेंट खबर है कि डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो में बड़ा नुकसान होता हुआ दिखा है। फॉरेक्स रिजर्व या फिर फॉरेक्स डिपॉजिट को यहाँ पे हेजिंग करने की कोशिश की गई, हेजिंग करके जो कदम उठाए गए उसमें एक नुकसान देखने को मिला है। और यहाँ पर इसके बाद क्या हुआ कि पूरा इंटरनल प्रोसेस यहाँ पर रिव्यू किया गया, और जिसमें ये बातें, कई गंभीर बातें निकल कर आई, अनियमितताएं निकल कर आई यहाँ पे। और साथ ही यहाँ पर डाउन साइड रिस्क की भी बात की गई है यहाँ पे, कि एक बड़ी गिरावट की संभावना आगे के लिए भी जताई जा रही है। और जो नेट वर्थ है वो करीब 2.5% यहाँ पर घट सकता है, इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है। और साथ ही नेगेटिव सेंटीमेंट सिर्फ आज ही नहीं, आगे के लिए भी जो नेगेटिव सेंटीमेंट्स है वो बढ़ते हुए दिख सकते हैं।
3 महीने के अंदर सीएफओ ने छोड़ा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो एक्सटेंशन मिला वो बेहद कम वक्त के लिए मिला, सिर्फ 1 साल के लिए मिला। ये भी नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला। इसके अलावा अब इस पूरे मामले की यहाँ पे जांच चल रही है। यहाँ पर ये बाहरी एजेंसी के जरिए पूरी जांच कराई जा रही है और जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तो उसका इंतजार किया जाएगा। ये देखने वाला ट्रिगर रहेगा। कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी टारगेट कम करके 900 तो कर दिए हैं। लेकिन क्या करना चाहिए? जैसे हमारे हर्षित त्यागी जी हैं, थोड़ी देर पहले लोग कह रहे थे एंट्री कर लें। हर्षित कह रहे हैं 1023 में बाय किया हुआ है 100 शेयर, प्लीज बता दो कोई। तो अब पूछते हैं, एक बार फिर से रिपीट करवाते हैं सर से। सर, पैनिक की सिचुएशन है थोड़ी सी। पिछले अगर हम 5 दिन के अंदर देखें तो इस शेयर में करीब 28% के आसपास, 29% के आसपास का करेक्शन आ चुका है। इन लेवल्स के आसपास क्या करें, खासतौर से वो लोग जो 1000 के ऊपर लेके फंसे हुए हैं? सर, बहुत ही एक बड़ा सीरियस एलिगेशन है। तो मुझे लगता है कि ये इसका जो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आता जाएगा तो मार्केट को पता चलेगा, इन्वेस्टर को पता चलेगा। लेकिन मार्केट हमेशा रिएक्ट करता है सेंटीमेंट के ऊपर। तो सेंटीमेंट खराब है, इसलिए 21%, 25% के आसपास नेगेटिव है। और जो भी सर अभी ऑलमोस्ट 1.5 घंटा से ज्यादा हो चुका है, मार्केट ओपन हो चुका है और 21% डाउनफॉल है। तो ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है। तो मुझे लगता है अगर आपके पास 1000 के आसपास है और जो भी उससे भी हायर लेवल पे अगर आपने पोजीशन बना के रखा इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, तो मुझे लगता है आपको एक 690 फाइनल एंड लास्ट मेरे तरफ से स्टॉप लॉस होगा। 690, क्योंकि आज का लो भी है 696, 690 अब स्टॉप लॉस मान के चलिए। मुझे नहीं लगता फिर से 900, 1000 आ जाएगा। हो सकता है अगर न्यूज अच्छा रहा, इन्वेस्टिगेशन में कुछ पॉजिटिव चीज हुआ, सब कुछ सही हो गया, तो उस केस में रिकवरी हो सकता है। लेकिन वो एक भरोसे के लिए तो मैं इस पर्टिकुलर काउंटर पे मेरा हार्ड अर्न मनी तो मैं नहीं यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता। तो यही मेरा रहेगा कि 690 स्टॉप लॉस रहिए। उसके साथ आप एक बार कभी भी अगर 690 आता है तो निकल जाइए। फ्रेश बाय भी अभी नहीं करना है, देख के सोच के बाद में जैसे जैसे रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही यहाँ पे एक बार फिर से रिव्यू करना है, अभी नहीं। नवीन, हड़बड़ा करके कोई डिसीजन मत लीजिए कि आज टूट गया, ऐसे बहुत लोग कह रहे थे खरीद लें क्या, 20% टूट। बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। क्या पता कितना पैनिक अभी बाकी हो, कितना दबाव अभी देखने को मिले, वो नहीं करना है। एवरेजिंग नहीं करनी है। अभी चुपचाप शांति के साथ पड़े रहिए। 690 तक के लेवल तक तो बिल्कुल नहीं हिलना है उसको। वो अगर टूटता है तो एक बार लॉस बुक कर लीजिए आप। लेकिन अभी रिपोर्ट आने दीजिए, आगे क्या डेवलपमेंट आता है, बैंक की तरफ से क्या सफाई होती है, बहुत कुछ है देखने के लायक। उस पर हम आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। हाँ, तीसरी कंपनी मैरिको है यहाँ पर। और मैरिको को लेकर यहाँ पे एंटीक की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है, 720 का टारगेट दिया पहले के। हालांकि जो टारगेट था वो 800 का था, लेकिन यहाँ से घटा दिया गया। लेकिन फिलहाल खरीदारी की सलाह दी जा रही है। अब कौन से पॉइंट्स इनको अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर? बेसिकली इनका कहना है कि घरेलू और वैश्विक बाजार में जिस तरीके से अनिश्चितताएं देखने को मिल रही हैं, उसके बावजूद जो स्टॉक जो है एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। इसके साथ इनका कहना है कि जो पैराशूट कोकोनट ऑयल है और साथ ही सफोला जो एडिबल ऑयल है, इन्होंने घरेलू पोर्टफोलियो में मजबूती देने का काम किया है। साथ ही फूड और पर्सनल केयर सेगमेंट में कंपनी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, ये काफी अच्छा पॉइंट है और ये आने वाले दिनों में एक अच्छी ग्रोथ को दिखा सकता है। वैल्यू एडिड हेयर ऑयल सेगमेंट में भी यहाँ पर सेल्स ग्रोथ में धीमापन देखने को मिल रहा है, लेकिन ये धीमापन कब तक रहेगा? FY26 तक रहेगा। उसके बाद यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी स्पीड देखने को यहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा कंपनी एक सेतु प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, बेसिकली डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पर काम कर रही है ताकि अपने प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाया जा सके। ये भी ब्रोकरेज एंटिक के हिसाब से एक अच्छा ट्रिगर रहेगा, जिससे एक स्टॉक में कंपनी में बढ़त देखने को मिलेगी। चलिए, तो मैरिको पे फटाफट सर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? 720 के टारगेट एंटीक की तरफ से हैं, आपके टारगेट क्या है इमीडिएट? सर डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कंपनी है और हाईली पॉसिबिलिटी से जो टारगेट है वो अचीव हो जाए। और मैं देख पा रहा हूँ कि मार्केट कैप भी ऑलमोस्ट 78,000 करोड़ के आसपास। तो लिक्विडिटी नंबर 1, ब्रांडिंग नंबर 1, तो फंडामेंटल कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। टेक्निकली अभी चार्ट में ना एक फॉल आया था, उसके बाद अभी कंसोलिडेशन करेगा। तो 605, 10 एक बेस जोन बन गया नीचे। तो मुझे लगता है कि 590 के नीचे नहीं जाना चाहिए। और पहला जो टारगेट बता रहे हो आप 720, तो मुझे लगता है इजीली अचीवेबल है, क्योंकि मैं जो चार्ट पे रेजिस्टेंस है वो ही है 730 के अराउंड। तो टारगेट भी इजीली पॉसिबल है। अगर आपके पास 6 से 8 महीना है, मुझे लगता है एक अच्छा जोन है, आप करेंट जोन से बाई करके चल सकते हो। ठीक है, खरीदारी करके चल सकते हैं। आखिरी कंपनी बताइए। और इस बीच हरे निशान में आने की तरफ कोशिश करता हुआ निफ्टी 5 अंकों की मात्र दूरी जो है वो रह गई है। हर्ष, लास्ट कंपनी। जी, SBI कार्ड्स अगला शेयर है यहाँ पर। और HSBC की यहाँ पर रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है।
₹1000 का टारगेट दिया और जो स्टॉक है करीब 840 के आसपास ट्रेड कर रहा है, करीब 140 रुपए या 150 रुपए का अपसाइड यहाँ पर प्रति शेयर के हिसाब से देखने को मिल रहा है जो इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। अब इनका कहना क्या है कि वैल्यूएशन जो है वो काफी ठीक है, ये लेवल जो है वो अच्छा है खरीदारी का। इसके अलावा इन्होंने कुछ चीजें कही हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वित्त वर्ष 2026 के लिए, यहाँ पे 200 बीपीएस पॉइंट्स की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इन्होंने कंपैरिजन करके बताया क्रेडिट कॉस्ट को लेकर, क्रेडिट कॉस्ट में वित्त वर्ष 2025 के चौथे क्वार्टर के मुकाबले अगर कंपैरिजन किया जाए वित्त वर्ष 2026 के चौथे क्वार्टर में, तो क्रेडिट कॉस्ट में 300 बीपीएस यहाँ पे कम रहते हुए दिख सकते हैं। इसके साथ ही ईपीएस अर्निंग पर शेयर में एक संभावित ग्रोथ इनको दिख रही है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, और लेकिन प्राइस टू अर्निंग में यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट की संभावना है। ठीक है हर्ष, इस बीच एसबीआई कार्ड पे सर आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? सर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 825 के अराउंड। अगर 825 के नीचे जाता है तो इस काउंटर पे अभी फिलहाल शॉर्ट टाइम के लिए रहना नहीं है। अगर 825 नहीं तोड़ता है तो मुझे लगता है पहला टारगेट जो होना चाहिए 875 और उसके बाद 895। तो फिलहाल लॉन्ग टाइम के लिए इतना भी फंडामेंटल पॉजिटिव नहीं है क्योंकि इनका प्रॉफिटेबिलिटी ठीक ठाक मुझे नहीं लगता है। 2000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है, लेकिन फिर भी चार्ट में ना लगातार नेगेटिव रिटर्न। तो इसीलिए मेरा यही है कि जो टारगेट है मैक्सिमम वो 900 तक ही है। 900 के ऊपर क्लोजिंग देगा, उसके बाद जाके मैं मेरा टारगेट जो है अप साइड में करूंगा। लेकिन फिलहाल अभी मैं पॉजिटिव नहीं हूं क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि लगातार 2021 के बाद मतलब लास्ट 4 से 5 सालों में कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है, कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। तो बहुत ही नेगेटिव है। तो इसीलिए मैं अभी इसमें बुलिश नहीं हूं। जी ठीक है सर। हर्ष बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। प्रदीप सर आज आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा में आप जुड़े, बहुत डिटेल एनालिसिस अलग अलग सेक्टर्स पे हमने किए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? सर जो भी स्टॉक पे ड्यूरिंग द सेशन हमने डिस्कस किया है हमारे पास और हमारे कोई भी पेड क्लाइंट के पास नहीं है। सो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बिफोर इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी महत्वपूर्ण राय देने के लिए। और अब जो है इसी के साथ जो है चलते हैं, जरा आपको एक खास विशेष चीज के बारे में जानकारी हमें देनी है। मोतीलाल ओसवाल के एक नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी है। मोतीलाल ओसवाल का 360 डिग्री करके एक प्रोडक्ट आया हुआ है और उस प्रोडक्ट में आपको बता दें कि अक्रॉस द बोर्ड मतलब काफी सारी रिसर्च जो है वो मौजूद है। अगर आप FIDIs के डेटा जानना चाह रहे हो, अगर आपको ये पता करना हो कि नतीजे आने शुरू हैं, आपकी कंपनी के जो नतीजे हैं उसका एनालिसिस अगर आप करना चाह रहे हैं कि कैसे रहे आपकी कंपनी के नतीजे, इसके अलावा अगर आपको कोई ट्रेडिंग कॉल इनिशिएट करनी हो तो किस तरह की कौन सी ट्रेडिंग कॉल जो है इंट्राडे के लिए हो सकती है, अगर आप एफएनओ में पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो क्या हो सकता है, ये तमाम जानकारी वहां पर दी गई है। और इसके लिए अलग अलग पैकेजेस हैं, क्वार्टरली और ईयरली 6 मंथ के। लेकिन अगर आप किसी भी पैकेज पे, जैसा कि अभी आपने देखा कि अगर आप AU बोनस के नाम से जो हमारा कोड है वो डालेंगे तो जो भी प्राइसेस है वो हाफ हो जाएगी। यानी अगर 2000 का पैकेज साल भर का है वो सिर्फ 1000 में मिलेगा, अगर 4000 का है तो सिर्फ 2000 में मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे गेनर लूजर से लेकर के किस शेयर में कहाँ पे आपको स्क्रीन लगानी है, FIDI का डेटा, कमोडिटी बाजार की हलचल, वर्ल्ड इंडाइसेस कैसे चल रहे हैं, FIDI के डेटा, उनका एनालिसिस, आपकी कंपनी के लेकर के जितनी भी जानकारी है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप जो है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के लिए जो है आपको सिर्फ आधी कीमत देनी होगी। जो वहां पर जैसे ही आप सब्सक्राइब के लिए जाएंगे 50% का डिस्काउंट मिलेगा AU बोनस के नाम पर। तो ये अगर आप हमारे दर्शक हैं तो आपको ये सुविधा यहाँ पर मिल रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्रीमीटर की। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं विपुल सिंह। आज के एग्रीमीटर में हम एग्री कमोडिटी से जुड़े कई महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के हाजिर हैं। इस अपडेट में हमारा साथ देने के लिए जुड़ रहे हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग के कमोडिटी रिसर्च के सीनियर मैनेजर अभिजीत बनर्जी जी। अभिजीत जी बहुत बहुत स्वागत आपका, नमस्कार। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो सर जो है कुछ एक खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। हमने देखा कि सरकार ने दूसरे जो अग्रिम अनुमान थे, अनुमान में रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन का अनुमान लगाया है। इस साल रिकॉर्ड जो है करीब करीब 1154.30 लाख टन गेहूं उत्पादन का अनुमान लगाया है। हम ये मान के चलें कि आने वाले समय में जब सप्लाई बढ़ेगी तो कीमतों में अपने आप कुछ नरमी देखने को मिल सकती है।
तो थोड़ा आपका इस वॉइस प्रॉब्लम था, आप बता सकते हैं एक बार क्या? हाँ बिल्कुल रिपीट कर देते हैं सर। सर गवर्नमेंट की तरफ से जो है कहा गया है कि गेहूं का उत्पादन जो है वो रिकॉर्ड हो सकता है इस बार। तो जब गेहूं का उत्पादन अगर बढ़ता है, सप्लाई बढ़ेगी, तो हम प्राइसेस में थोड़ी नरमी देख सकते हैं। हाँ जी सर, देखिए अगर ये चूंकि रबी फसल है, आने वाले हफ्तों में इसमें और इसमें प्रेशर बढ़ेगा, तो ऐसे में तो मार्केट में मद्दे का तो एक रुझान रहेगा। लेकिन सर जैसे पिछले हफ्ते भी जैसे बात हुई थी कि गेहूं के केस में अभी भी एक्चुअल प्रोडक्शन जो जितना एक्सपेक्टेड है उससे कम ही लग रहा है। अभी हमें कुछ हफ्ते और इस पे वेट करना पड़ेगा क्लैरिटी के लिए, क्योंकि 115 तो अगर इतना आता है या 110 के ऊपर आता है तो अच्छी बात है। लेकिन अभी जिस तरह जैसे बारिश एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं हुई है, उस हिसाब से यील्ड जो है पर हेक्टेयर थोड़ा अभी भी रिड्यूस है। मार्केट जो सोर्सेस से वो इंडिकेशन ऐसे आ रहे हैं, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। फिलहाल अगर मद्दे की बात करें तो हाँ, सप्लाई प्रेशर बढ़ेगा तो बिल्कुल एक हमें मद्दे का फेज देखने को मिलेगा। जी। एक सर, जो कल सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एमएसपी का ऐलान हुआ, उसको किस तरीके से देख रहे हैं सर आप? गेहूं सर आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ कल गवर्नमेंट की तरफ से गेहूं पर एमएसपी बढ़ाई गई है। जी सर। जी जी जी। वो 150 रुपए पर क्विंटल कर दिया गया है। आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को? हाँ, इसमें तो देखिए ये एक्चुअली ये गवर्नमेंट, ये फार्मर्स के लिए तो एक्चुअली एक फिर से एक अच्छी खबर ही रहेगी। हाँ, और गेहूं के केस में ये है कि जहां तक लग रहा है कि मार्केट हो सकता है कि जैसे बाकी हम लोग ग्रेन्स की बात करें तो हो सकता है वो ऐसा पॉसिबल भी है कि एमएसपी के आसपास या नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन गेहूं के केस में तो नहीं रहेगा। तो ओवरऑल भाव देखा जाए फार्मर्स को, इनको किसानों को इसमें अच्छे भाव भी मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी भी प्रोडक्शन का जहां तक है थोड़ा बहुत कंस्ट्रेंट लग ही रहा है। आगे डिमांड भी इस पर बढ़ेगी, जैसे राइस या इनमें थोड़ा सा आगे लग रहा से सपोर्ट आएगा, क्योंकि देखिए इथेनॉल का इंडस्ट्री भी थोड़ा बूमिंग उस पे एस्टिमेशंस पे है। तो ये डेफिनेटली इसको वेलकम न्यूज ही बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अब जो है बड़ी राहत है कम से कम उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए, 150 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। और अब जो एमएसपी का प्राइस होगा वो केंद्र सरकार के बराबर होगा, और 2275 रुपए पर क्विंटल से बढ़ा करके इसे कर दिया गया है 2425 रुपए पर क्विंटल। चलिए, तो बात रही गेहूं की, अब बात कर लेते हैं सरसों की। सर सरकार ने इस साल सरसों उत्पादन में कमी का अनुमान लगाया है। सरसों के सबसे बड़े उत्पादक राज्य राजस्थान में भी इस साल उत्पादन घटने का ही अनुमान जारी किया गया है। सरसों को लेकर के आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आउटलुक क्या है सर? सरसों का भी जहां तक है थोड़ा सिनेरियो वीट जैसा ही है, गेहूं जैसा ही कह सकते हैं कि प्रोडक्शन तो नॉर्मली अभी एस्टिमेट्स अच्छे आ रहे हैं। और वही मार्केट सोर्सेस से भी ये लग रहा है कि थोड़ा सा गुजरात या राजस्थान में थोड़ी इसमें रिडक्शन है, यील्ड में थोड़ा फर्क पड़ा है। तो अभी देखा जाए हम लोग इसमें भी जैसे 2-3 हफ्ते में कैसे अराइवल्स आती है, जो कि हम लोग लास्ट ईयर के एवरेज अराइवल से भी कंपेयर करने के बाद आइडिया लगेगा। तो देखा जाए अभी तो ठीक है, मार्केट में ये प्रेशर चल ही रहेगा आने वाले सप्लाई सीजन से, लेकिन प्रोडक्शन का अभी भी इसमें थोड़ा डाउट है। एग्जैक्ट क्लैरिटी कुछ हफ्ते बाद ही बनेगी। ठीक है सर। इस बीच सरकार की तरफ से उड़द के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की समय सीमा को भी बढ़ा दिया गया है, और इसे बढ़ा करके 31 मार्च 2026 कर दिया गया है। पहले ये डेट जो है वो 31 मार्च 2025 थी। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट से घरेलू बाजार में उड़द की कीमतों पर आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके का असर देखने को मिल सकता है। इसमें देखिए जहां तक है प्राइस स्टेबलाइजेशन की ही का ही मेन जो उद्देश्य था, तो वो जहां तक है इस बार पॉसिबल भी रहेगा, क्योंकि उड़द के केस में प्रोडक्शन भी अच्छा है और गवर्नमेंट को भी रेगुलर एक बेसिस पे ये प्रोक्योरमेंट करना ही है। तो ऐसे में प्राइसेस कंट्रोल रहेंगे और गवर्नमेंट को भी रेगुलर ये परचेज करने का प्रॉपर स्मूथली वो अपना ऑपरेशन कर पाएगी। तो अगर वैसे देखा जाए तो ये काफी ये मतलब अभी भी जस्टिफाइड मूव ही है गवर्नमेंट के पक्ष में। तो ये मूव इसीलिए उठाया गया क्योंकि ये उम्मीद है कि उड़द का उत्पादन में काफी कम, उड़द के जो प्रोडक्शन है वो कम रहेगा, इस वजह से इसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया।
प्रोडक्शन कम का तो कह नहीं सकते। प्रोडक्शन तो देखिए वो जैसे मतलब एक बार पहले एक्सपेक्टेशन था कि प्रोडक्शन कम होंगे, अभी बहुत ज्यादा उस पर कम का तो नहीं लग रहा है। लेकिन ये है कि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई रिपोर्ट आई, जैसे कहीं यील्ड का या कुछ एरिया कहीं से घटा, इस वजह से मार्केट में एक ज्यादा जरूर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा तेजी बन जाती है। तो ऐसे में ये चीज को मेरे ख्याल से कंट्रोल करने के लिए भी ये थोड़ा इस पे वो नीड इसमें एक्सटेंड किया गया है। ओवरऑल देखा जाए ये इसमें भी मतलब आगे आने वाले हफ्तों में प्राइसेस स्टेबल ही रहेंगे और गवर्नमेंट रेगुलर प्रोक्योरमेंट करता रहेगा। ठीक सर, चलिए सर, अब जरा आज की जो है टॉप ट्रेडिंग कॉल्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। अभी एग्री कमोडिटीज में अगर ट्रेड करना हो तो आप कहाँ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होंगे? अभी देखा जाए दो कमोडिटी अभी थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है, स्पेशली जैसे अगर इंट्राडे में अगर बात करें तो कैस्टर में जैसे ऊपर भाव में दिवाली बढ़ नहीं रही, ओवरऑल अभी डिमांड कमी है, सप्लाई का भी धीरे धीरे आगे प्रेशर बढ़ेगा और ऑयल से भी ज्यादा सपोर्ट आ नहीं रहा है। तो कैस्टर सीड में देखा जाए 6300 ये 20-22 6320 से 6350 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में। हम सेल का ही इसमें सजेशन दे रहे हैं, बड़े पे बेचने का ही। तो करेंट भाव से जैसे 20-22 रुपए, जैसे 6290 6300 के आसपास इसमें सेल करना चाहिए। CMP 6260 के आसपास चल रहा है, तो 30-40 रुपए का थोड़ा सा स्पाइक मिलता है तो इसमें लो रिस्क स्ट्रेटेजी रहेगी सेलिंग में। तो 6230 का टारगेट रहेगा और 6348 का स्टॉप लॉस, ये इंट्राडे का रहेगा। और दूसरा जो पिक है हम कोकुड़ में 1 से 2 दिन का हम लोग होराइजन लेके चल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा मार्केट रेंज में चल रहा है, तेजी है अभी, लेकिन हो सकता है कि वो धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी हो। तो हम लोग एक से 2 दिन के होराइजन में थोड़ा 5-10 रुपए करंट मार्केट से हम लोग इस पे बाय ऑन डिप्स का ही सलाह दे रहे हैं। 2658 2660 पे बाय करना है, 2700 का टारगेट और 2630 का स्टॉप लॉस। ये देखा जाए मैक्सिमम 2 डेज हो रही, मतलब कल तक का ये वैलिड रहेगा ये ट्रेड जी। चलिए इसको मैं भी रिपीट करता हूँ। उससे पहले कृष्णा जी जानना चाह रहे हैं कि सर राइस के रेट के बारे में बताइए, क्या भविष्य लग रहा है? तो सर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे राइस के ऊपर आप? हाँ, राइस में व्यू अभी सेम ही हमारा जिससे पहले डिस्कस हुआ था। राइस में देखिए क्या कि लास्ट ईयर भी ऐसा कुछ रिटर्न नहीं आया था, लेकिन उसमें सिंपली यही फॉलो करना चाहिए क्या। प्राइस भी देखिए, प्रोडक्शन भी अच्छे आगे आने की उम्मीद है। और इसमें हम लोग को वही देखना है कि जैसे जो भी सप्लाई प्रेशर के बाद मद्दी आती है, जैसे ये हार्वेस्ट टाइम जो भी एक मद्दी आएगी, फिर वहां पे जब भी जहां पे हमें दिखेगा कि अब बिकवाली रुचि रुक रही है, आगे एक्सपोर्ट का डिमांड बढ़ने के चांस है, तब इसमें स्टॉक करना चाहिए। तो जून जुलाई मतलब जुलाई अगस्त के बाद ही जहां तक है कि इसमें स्टॉक करने का सोचे, या सितंबर अक्टूबर तक, तो उसमें मतलब कम से कम 4-5% या 6% का रिटर्न आने वाले फिर महीने में मिल सकता है। तो यही फिलहाल राइस में अपॉर्चुनिटी लगे। चलिए राइस की अपॉर्चुनिटी उम्मीद करते हैं कृष्णा जी आपको उत्तर मिल गया होगा। वैसे अगर आप राइस के रेट जानना चाह रहे हैं तो बासमती करीब 6000 के आसपास का मंडी में भाव इस समय देखने को मिल रहा है। चलिए जरा एक बार अभिजीत जी को थैंक यू करें, उससे पहले जरा ट्रेडिंग कॉल उनकी फिर से दिखा दीजिए, उसको रिपीट नहीं कर पाए। जो लोग नोट नहीं कर पाए नोट कर लीजिए। अगर कमोडिटी में आप ट्रेड करना चाहते हैं तो कॉटन सीड ऑयल के आपको अप्रैल का वायदा खरीद करके चलना है 2658 2660 के बीच में। स्टॉप लॉस आपको दिया जा रहा है 2630 का, उसका आपको ध्यान रखना होगा। ऊपर की तरफ आपको करीब 40 रुपए ऊपर के लक्ष्य जो है निर्धारित किए गए हैं। 2700 रुपए के लक्ष्य के साथ आपको खरीदारी करने की सलाह दी गई है। कॉटन सीड ऑयल के अंदर अप्रैल फ्यूचर खरीदना है आपको। दूसरा ट्रेड जिसपे कि आपको सलाह दी जा रही है यहाँ पर बेचने की, वो है कैस्टर सीड में। आपको कैस्टर सीड का अप्रैल फ्यूचर जो है वो बेच करके चलना है। 6290 6300 के आसपास आप इसे शॉर्ट करें, बेच करके चले। 6348 जो का एक स्टॉप लॉस है, करीब 48 रुपए ऊपर के आसपास का। और आपको नीचे की तरफ जो है वो 6230 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो 6230 के टारगेट के लिए शॉर्ट करके चलें, बेच करके चलें कैस्टर सीड को। यहाँ पर 6348 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत दा आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज के ऊपर जो है बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सर। तो चलिए फिलहाल के लिए एग्रीमीटर को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप लगातार बने रहिए
बोनस के साथ, क्योंकि थोड़ी देर में आपको मिलेगी जानकारी सोने चांदी को लेकर के बुलियन मीटर में। इसके अलावा नेचुरल गैस में क्या कुछ हो रहा है, ये तमाम जानकारी आपको मिलेगी सिर्फ बोनस पर। मुझको इजाजत दीजिए, बोनस के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।